देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी का आप इस वक्त देख रहे हैं। आज सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही हैं। विपक्ष को सदन में भले ही राहुल गांधी लीड कर रही हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के 25 दिन के बाद सोनिया गांधी ने आज एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, चुनाव के नतीजे, उसे लेकर करारा प्रहार किया। कई सारे शब्द इसमें ऐसे थे इस आर्टिकल के, वो आर्टिकल का एक हिस्सा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल, पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट को आगे रखता है। वो आगे लिखती हैं, unequivocal rejection of the politics of divisiveness, discord and hatred. द फेडिंग ऑफ अकोमोडेशन। आगे जब संसद का सत्र फिर से शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं, और एक तरीके का गतिरोध जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दिखाई दे रहा है। हालांकि नीट के मुद्दे पर दिखाई दे रहा है, और एक विस्तार से लंबी चर्चा हुई है इसके ऊपर। लेकिन सोनिया गांधी अपने इस लेख के जरिए विपक्ष के इरादे और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हुए ये कहना चाह रही हैं कि ये नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल, पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट बताती है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, गतिरोध दिखाई दे रहा है, सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहला मुद्दा कहानी कुर्सी की में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, पर्सनल, पॉलिटिकल, मॉरल डिफीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बहुत कड़े शब्दों में निंदा हुई है। 25 दिन के बाद हुई, लेकिन निंदा हुई। ठीक है, उन्होंने अपना समय लिया है सोनिया जी ने। अभी राहुल जी का एलओपी का काम हो गया, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। प्रियंका जी का वायनाड से चुनाव लड़ना भी तय हो गया है, और अब संसद का जब सत्र शुरू हुआ है तो सोनिया जी एक बार फिर से, क्योंकि वो खुद राज्यसभा पहुंच गई हैं, तो वहाँ प्रधानमंत्री के लिए एक चुनौती के तौर पे वो अपने को दिखाना चाहती हैं। चुनाव में जो उनका आर्टिकल है उसको अपन चर्चा करेंगे, लेकिन जो तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया, यदि चुनाव नतीजों के रेफरेंस में देखें तो बात समझना चाहिए। चुनाव नतीजों में प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कहना चाहिए, एनडीए को बहुमत मिला, 293 सीटें आ गई है। दूसरा बात, भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली हैं वो विपक्षी गठबंधन या इंडिया गठबंधन की 234 सीटें या 233 सीटों से ज़्यादा है। मतलब पूरे गठबंधन के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को सीट ज़्यादा मिली जी। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीट थी, उससे पहले 282 सीट थी, तो सीटें कम हुई हैं, विपक्ष की सीटें बढ़ी है। तो ओवरऑल पार्लियामेंट की जो पिक्चर है, लोकसभा की जो पिक्चर है, वो बदली है। राजनीतिक हालात थोड़े से बदले हैं, लेकिन ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की मोरल डिफीट का मुझे नहीं मालूम। पॉलिटिकल डिफीट तो नंबर गेम से होती है, नंबर गेम में वो आगे हैं, 293 उनके साथ है, 240 भी सबसे बड़ा बहुमत है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। और ये जो नंबर है वो भी नरसिम्हा राव के जमाने से आज किसी पार्टी को मिला है। और कांग्रेस के पास तो ध्यान हो आपको कि 2004 में शायद 135 सीटें मिली थी और 2009 में 209 सीटें मिली थी, जब दोनों बार उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो 135, 209 में क्या डिफीट होती है, क्या नहीं होती, वो चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये एक माहौल बताने के लिए आपको आगे का पॉलिटिकल, खासतौर से पार्लियामेंट्री जो फ्यूचर है नियर बाय का, वो दिखाई दे रहा है कि संसद में विपक्ष और सोनिया गांधी जी के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि अब हमें 2014 और 2019 जैसा ना समझें, हम ताकत के साथ, मजबूती के साथ आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और वो आपको 2 दिन में दिखाई भी दिया कि वहाँ पर पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद हुआ, फिर जब स्पीकर का चुनाव हुआ तो विपक्ष ने अपना कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा किया, हालांकि वो वॉइस वोट से ही चला गया और वोटिंग उन्होंने नहीं करवाई। जो अभी प्रोटेम स्पीकर की बात की, हर्षवर्धन जी, चाहे प्रोटेम स्पीकर की बात हो, चाहे फिर स्पीकर चुनने की बात हो, फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके का गतिरोध दिखाई दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बावजूद अगर सोनिया गांधी ये कहती हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल और मॉरल डिफीट है, ये उनकी इंडिविजुअल पर्सनल डिफीट है, तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी हार गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस जो लेख लिखा है उन्होंने एक समाचार पत्र में, और उस समाचार पत्र की छवि ही यही है। उसके जो संपादक हुआ करते थे, उन्होंने राफेल मामले में क्रॉप्ड लेटर छापा था, आधा अधूरा जो कहते हैं पत्र वो छापा था।
और उसमें जो नीचे की नोटिंग थी उसको नहीं छापा, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके जो बात थी वो नहीं छापा, आधा अधूरा पत्र छापा था। उसी अखबार में ये जो आर्टिकल है वो लिखा गया है। मोरल डिफीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई या नहीं हुई है, इस पर ढेर सारी बहस होगी, लेकिन मोरल विक्ट्री राहुल गांधी की हुई है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मोरल विक्ट्री वहां भी हो जाती है जहां सरकार चली जाती है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, और ये शब्द कांग्रेस की ही तरफ से आया, डिबेट्स में आता था कि हम ठीक है, हम चुनाव भले हार गए लेकिन हमारी मोरल विक्ट्री हुई है। जहां तक पॉलिटिकल डिफीट की बात है, प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार में है। 240 उनका नंबर है, निश्चित तौर पर 272 के मार्क के ऊपर नहीं है, इसलिए बार बार ये कहा जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। लेकिन प्री पोल अलायंस में अगर कोई पूर्ण बहुमत में है, यूपीए की सरकार तो प्री पोल अलायंस में भी पूर्ण बहुमत पर नहीं पहुंच पाई थी। यह भी समझना बहुत जरूरी है। उसको बाहर से समर्थन लेना पड़ा था। जब अटल बिहारी वाजपेयी के उस शाइनिंग इंडिया को कहा जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी सिर्फ 8 सीटों का अंतर था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस लेख को जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें एक हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं वो पढ़ता हूं, तब समझ में आएगा कि ये चिट्ठी किस पीड़ा में सोनिया जी ने लिखी। देयर इज नो एविडेंस दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज कम टू टर्म्स विद द इलेक्टोरल आउटकम और हैज रिफ्लेक्टेड ऑन द मैसेज सेंट टू हिम बाय वोटर्स। एक कमजोर, पीछे जाता, डरा हुआ प्रधानमंत्री उनको चाहिए था, वो नहीं कर पाए। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि 56 इंच का जो सीना था वो तो अब 30-32 रह गया होगा, मैंने नापा नहीं, वो जो छवि उन्होंने कहा कि हम फाड़ देंगे, वो नहीं कर पाए। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर और फिर स्पीकर ध्वनि मत से चुना जाना, एक होता है ना डिवीजन होता, कुछ नंबर उनके अधिक होते। दरअसल सोनिया गांधी की ये पीड़ा है। उनको लग रहा है कि जो हम चाहते थे, और इतनी बड़ी एक तरह से कहें कि 240 आ गए, कहां 400 का नारा दे रहे थे, 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी, उसके लिहाज से कहेंगे तो बिल्कुल डिफीट है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कई कारण हैं, उन कारणों को अगर ठीक करना है तो उसके लिहाज से बिल्कुल डिफीट है, और भाजपा को वो कारण दुरुस्त करना पड़ेगा अगर राजनीति में आगे लंबे समय तक चलना है तो। लेकिन अगर हम कहें कि सरकार के तौर पर, सरकार के कामकाज के तौर पर, कैबिनेट पोर्टफोलियो के तौर पर, स्पीकर के तौर पर, और दुनिया भर में भारत की सरकार कैसे मैसेजिंग कर रही है उसके तौर पर, नरेंद्र मोदी ब्रांड पहले जैसा ही था, वो छोटा नहीं हो रहा है, वो कमजोर नहीं हो रहा है। वो पीड़ा इस समाचार पत्र के संपादकीय में लिखकर सोनिया गांधी ने एक तरह से कहें कि इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन फिर सवाल यही होता है, अभी अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद जनता ने मैंडेट दे दिया, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो शब्द है, मुझे उसे पढ़ना जरूरी लगा, डिविसिवनेस, पॉलिटिक्स ऑफ डिविसिवनेस, डिस्कॉर्ड एंड हेट्रेड। सवाल यह है कि क्या फिर ये जो पूर्ण बहुमत की सरकार है प्रीपोल अलायंस पे, वो सारे लोग सब हेट्रेड वाले हैं? वो सब एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, विभाजन करने वाले लोग? कांग्रेस की ये जो नीति है, और जिसको सुरजेवाला ने हरियाणा में कहा था कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस हैं, ये मानसिकता लोकतंत्र विरोधी है, ये मानसिकता संविधान विरोधी है। इसी लेख में एक हिस्सा जो हम कोर्ट की बात कर रहे हैं और अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, सुमीर जी, वो सहयोग और सामंजस्य की बात कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का इस बार हार होने के बावजूद, मतलब जिस तरीके का जनादेश आया है उसमें नरेंद्र मोदी की हार के बावजूद उनके काम करने का स्टाइल वही है जो पिछले 2 टेन्योर में रहा है, वो अपनी चलाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदली नहीं है, और नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि आगे लेख में वो राहुल गांधी का भी जिक्र कर रही हैं। वो आखिरी हिस्से में कह रही है, द इंडिया ब्लॉक पार्टीज हैव मेड इट क्लियर दैट दे डू नॉट सीक अ कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैज ऑफर्ड कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन राहुल गांधी की तरफ से था या नहीं था, या नरेंद्र मोदी समझौता करते हैं या नहीं करते हैं? 240 वाले मोदी अलग हैं, 303 वाले मोदी अलग थे। इन दोनों पहलुओं पर समीर जी। देखिए, सोनिया गांधी क्या चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी से समझौता करे, किस बात पर समझौता करे? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि 2047 को विकसित भारत बनाना चाहता हूं, उस दिशा में काम कर रहा हूं, उस दिशा में समझौता करे? या करप्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि करप्शन पर कार्रवाई जारी रहेगी, उसके ऊपर समझौता करे? या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो विकास के जो प्रोजेक्ट 2014 में उन्होंने शुरू किए थे उसे वो कंटिन्यू करेंगे अगले 5 साल और 2019 के बाद 2024 में जो सरकार बनेगी, तो क्या वहां कॉम्प्रोमाइज करें? या देखिए, अगर सोनिया गांधी कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ है, तो सोनिया गांधी को ये देखना चाहिए कि कांग्रेस से 139 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 10 करोड़ से ज्यादा वोट कांग्रेस से मिले हैं। कांग्रेस को शायद 13 करोड़ के वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को शायद 23 करोड़ के करीब वोट मिले हैं।
वोट परसेंटेज अगर देखेंगे तो 15% के करीब ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, मुझे लगता है ये गलत है। तो ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एक मॉरल भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जिस तरीके से 370 भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही थी, या जिस तरीके से 2 बार प्रदर्शन रहा है 2014 में भारतीय जनता पार्टी का 282 सीटों का, 2019 के अंदर 303 सीटों का, और जिस तरीके से 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। और सारे सर्वे ये बता रहे थे, जमीन का सेंटीमेंट नहीं बता रहा था, और कांग्रेस भी खुद मुझे लग रहा है कि ये बात मान रही थी कि इस बार उसे भी बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ेगा विपक्ष का नेता बनने के लिए। और लगभग ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें भी शायद इस बार मिलना मुश्किल होगा। लेकिन जो नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया है, जनता के बीच में जो संदेश गया, जनता ने जिस तरीके से वोटिंग की है, उसके बाद कांग्रेस से सीटें जिस तरीके से आई, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरे हैं 37 सांसदों के साथ। बंगाल के अंदर 29 सीटें आ जाती है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस 13 सीटों पर चली जाती है और बीजेपी 9 सीटों पर आ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है सीटों का, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद थी, और जो 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा था, उसके बाद कोई ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आके टिकेगी। न सरकार को उम्मीद थी, न जनता को इस बात की उम्मीद थी, लेकिन मतदान उस तरीके से हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने इसे स्वीकार किया। लेकिन सिर्फ बहुमत से अगर 32 सीटें कम आ जाना, क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? एनडीए की सरकार बनी और देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फैसले ले रहे हैं, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो 10 साल उन्होंने काम किया था वही एजेंडा उनका आगे लागू रहेगा, और वो सरकार चलाने में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये उन्होंने बता दिया। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को जगह दी है, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे, बड़े पद ले लेंगे, बड़े मंत्रालय ले लेंगे, वो स्पीकर के लिए दबाव डालेंगे, कहीं नहीं दिख रहा कि किसी सहयोगी दल का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर दबाव चला हो। विजय जी, लेकिन एक जो बातें आजकल पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में आ रही हैं कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट करते थे और उस पर फिर विपक्ष बैकफुट पर आ जाता था और डिफेंसिव पॉलिटिक्स करने लगता था। आजकल राहुल गांधी कोशिश ये कर रहे हैं कि एजेंडा वो सेट करें, नैरेटिव वो क्रिएट करें, और क्या सरकार डिफेंसिव मोड पर आती है? देखिए, ये पार्शियली बहुत हद तक सही है, बल्कि इलेक्शन में भी आप देखें कि इलेक्शन में जिस तरह से राहुल गांधी ने जातिगत आरक्षण को, जातिगत जनगणना को, और फिर संविधान बदलने की बात के माध्यम से आरक्षण खत्म करने की बात को किया, तो वो एजेंडा उन्होंने सेट किया और उसका नतीजा जो है, जो असर है, वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर भी दिखाई दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की एक कमी हुई है सीटों की, 60 सीटों की कमी हुई है, 63 सीटों की कमी, उसमें इसका बात का बड़ा हिस्सा है कि राहुल गांधी और विपक्ष का जो ये नैरेटिव था कि ये सरकार संविधान बदलने वाली है और उस माध्यम से आरक्षण को खत्म करने वाली है, तो उस नैरेटिव को उन्होंने ज़्यादा दमदार तरीके से रखा और उसका नतीजे पर असर भी पड़ा है। ऐसी बात दूसरी है, जो सोनिया गांधी जी का आप जिक्र कर रहे हैं लेटर का, उसमें एक फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये 2014 और 2019 की सरकार नहीं है। वो बहुमत की सरकार तो है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एक मजबूत विपक्ष उनके सामने है। अब जो सरकार मौजूदा है वो ये बताना चाहती है कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हुए। कमज़ोर तो आप हुए ही हैं, कमजोर तो आप हुए ही हैं, लेकिन आप केवल ये, और एक समझना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में कोई युद्ध नहीं हो रहा होता है, जंग नहीं है कि आप हमेशा ये बताएंगे कि नहीं हम ही जीतेंगे, हम ही ताकतवर है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस देश को आगे बढ़ाने हैं। आप ये कह रहे हैं तो फिर ये जो अकोमोडेशन की बात है, कोऑपरेशन की बात है, स्पीकर के चुनाव में आप पहले ही एक उम्मीदवार को खड़ा कर दें, फिर आप कहते हैं कि हम कोऑपरेट करके चलना चाहते हैं। आप डिवीजन ऑफ वोट नहीं मांग रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि संख्या बल में सरकार के पास बहुमत है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि ये तो देखिए कोऑपरेशन की बात है, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया। अभी भाषण के बाद चर्चा हो सकती थी, राहुल गांधी नीट पर बात कर सकते थे, पूरा समय नीट पर अपनी बात रख सकते थे, लेकिन फिर भी गतिरोध बनता रहा। फिर आप कह रहे हैं कि कोऑपरेशन सरकार की तरफ से नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं इसको साफ करूं बात को कि ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब वो अपना कैंडिडेट बना रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, ये बात बार बार कहना कि नहीं वो विपक्ष के पास नंबर नहीं था, विपक्ष के पास नंबर होता तो वही सरकार में होते ना। इस बात का तो कोई बहस का मायने ही नहीं है, समझे? पहली बात इसको समझ लेना चाहिए। जब आप विपक्ष कह रहे हैं इसका मतलब उसके पास सरकार से कम नंबर है, तो वो नहीं जीत सकते, ये तो कोई बात ही नहीं है। सरकार का एकोमोडेशन होना चाहिए था कि जब वो लोकसभा अध्यक्ष का जब कैंडिडेट बना रहे थे तो वो विपक्ष के साथ बात करते, उसके साथ बैठते, और बैठने का मतलब, बात करने का मतलब ये नहीं कि फोन कर दिया राजनाथ जी ने,
उसको कैसे लाया जाए नतीजे तक, ये कोशिश उनको करनी चाहिए थी। और ये कहना कि नहीं विपक्ष ने कंडीशन रख दी, ये कंडीशन नहीं है डिप्टी स्पीकर की, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है और यही एकोमोडेशन होता कि सरकार कहती कि हाँ इस पर भी बात करेंगे, हम उसको तय करेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार हटी है और वो हट इसलिए है कि वो उसके मन में एक वो मुझे लगता है अंदर से लगता है कि भाई वो बहुमत नहीं आया, लेकिन हम ये बताएंगे कि हम कमजोर नहीं है, इसलिए सरकार को एकोमोडेटिव होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में ये बात ठीक है कि नीट के मसले पर जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं उसमें राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सबसे पहले होती है। ठीक है, तो इसलिए उस पर ये बात हो सकती है। अब अभी सोमवार एक दिन के बाद देखते हैं सोमवार को इस पर कितनी चर्चा हो पाती है। लेकिन जो सोनिया गांधी पत्र लिख रही हैं, लेटर लिख रही हैं, उसमें वो ये कह रही हैं कि ये सरकार की डिफीट है, और वो भी ऐसे मौके पर जब आप अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें, इस वक्त दुनिया में किसी भी देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो एंटी इनकम्बेंसी ना झेल रही हो। मिलिंद देवड़ा ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से रखा है। एक बार मिलिंद देवड़ा ने क्या कहा वो आपको सुना देती हूं, उसके बाद फिर चर्चा करती हूं। Narendra Modi ji is only the second Indian to be sworn in as Prime Minister of India for 3 consecutive terms. The first being Pandit Jawaharlal Nehru exactly 62 years ago in 1962. In fact, something which has not been said before me, for the sake of not being repetitive, to give this House a sense of how high anti-incumbency levels are around the world. Demographic transitions are underway. In the last 10 years alone, Prime Minister Narendra Modi ji has seen, and I will count down, 6 Prime Ministers of Pakistan, 5 Prime Ministers of the UK, please, 4 Presidents of Sri Lanka, 3 Presidents of the USA, 2 Presidents of France. मोदी जी का अभी भी पूरा 5 साल का कार्यकाल बाकी है। तो मिलिंद देवड़ा जो बात कर रहे हैं, और इस वक्त जब हम कहानी कुर्सी की में चर्चा कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यूएस में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ट्रंप और बाइडेन के बीच में यह मुकाबला है। और हमने देखा कि किस तरीके से यूएस में भी जिसका जिक्र मिलिंद देवड़ा भी कर रहे थे, संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सोनिया गांधी ये कह रहे हैं रागी जी की प्रधानमंत्री मोदी की यह हार हुई है, उनकी मॉरल और पर्सनल पॉलिटिकल डिफीट हुई है। और मिलिंद देवड़ा ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के इस दौर में किसी भी बड़े देश में कोई भी लीडर रिपीट नहीं हो पाया है, लेकिन पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता के शीर्ष पर है और अगले 5 साल तक उनकी सरकार रहने वाली है। मैं कल प्रेसिडेंशियल डिबेट देख रहा था, ये सीजन का पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट था, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे लगता है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका में फिर से आ रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ये बात चल रही है कि जो बाइडेन को अब उनकी जगह कोई हमको एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि दोबारा उनको यदि लेकर के जाते हैं तो फिर हम जीत करके आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी अपने लिए एक स्टैंडर्ड चुन रखा था, एक लक्ष्य चुन रखा था 370 का, उसे प्राप्त नहीं कर। लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप 100 सीट के लिए लड़ रही थी? आप क्या 99 सीटों के लिए ही चुनाव लड़ रही थी, या पूरा गठबंधन जो है वो क्या हारने के लिए लड़ रहा था, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहा था? मुझे लगता है जनादेश जरूर आया है, और जनादेश बिल्कुल इसका सम्मान किया जाना चाहिए कि वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को अकेले 273 नहीं दे रही है, लेकिन एक प्री पोल अलायंस है जिसको मैंडेट दे रही है, और ये नरेंद्र मोदी के लिए ही मैंडेट है। ये किसी श्रीमती सोनिया गांधी के लिए मैंडेट नहीं है, न राहुल गांधी के लिए मैंडेट है, ये नरेंद्र मोदी के लिए ही मैंडेट है, लेकिन वो एक कोएलिशन सरकार की तरफ का मैंडेट है। अब रही बात सरकार की हठधर्मिता की बात है, जब आते आते विजय जी को भी सुन रहा था, सरकार कह रही है कि आप संसदीय परंपराओं का पालन कीजिए। ये बात कहना कि सरकार की यह हठधर्मिता है, ये क्यों नहीं माना जाए कि यह विपक्ष की हठधर्मिता है? आपको यदि नो कॉन्फिडेंस, आपको यदि मान लेते हैं कि कॉलिंग अटेंशन मोशन लाना है या आपको एडजॉर्नमेंट मोशन लाना है, तो आप इसके लिए उसके लिए भी जो बिजनेस प्रोसीजर है उसको आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आपने क्या 50 लोगों से
आपने सिग्नेचर करवा करके और आपने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है क्या? नहीं, जितनी बात मैं विजय जी की समझ पाई, वो डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर कह रहे थे कि एक कंसेंसस हो सकता था, वहां पर कोई हठधर्मिता नहीं रखनी चाहिए थी सरकार। दोनों बातों पर। एक तो नीट का मुझे लग रहा था कि वो शायद मैं गलत सुना, मुझे लगा कि बात चल रही थी कि जो नीट पर डिस्कशन होना चाहिए और सरकार जो कह रही थी कि आप पहले जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है उस पर बातचीत होनी चाहिए। कहा कि पहले उस पर होनी चाहिए चर्चा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वो है कि उसके बाद विपक्ष चाहे तो एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकता है। 50 लोगों की उसमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, आप एडजॉर्नमेंट मोशन ला करके आप इस पर बातचीत कर सकते थे, या कॉलिंग अटेंशन मोशन ला करके आप बात कर सकते थे, या और भी वो रूल 197 है, कुछ भी ला करके आप जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको क्यों नहीं आप फॉलो करते। एक दूसरी बात, विपक्ष को जहां तक उपाध्यक्ष देने, ये डिप्टी स्पीकर पोजीशन देने का सवाल है, ये भाई कौन सी ऐसी संसदीय परंपराएं हैं? क्या सीपीआई-एम जो केरल के अंदर सरकार में है वो वहां पर डिप्टी स्पीकर पोजीशन देती है क्या? तमिलनाडु के अंदर स्टालिन देते हैं क्या? केरला कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी देती है क्या? बाकी राज्यों में अन्य राज्यों को मिलता है। ये एक कौन सी परंपरा है? तो परंपरा इस ढंग की नहीं है। ये तो एक 1977 में जनता पार्टी ने जो है वो इसकी शुरुआत की थी, बाद में इसमें भी ब्रेक आ गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको 2014 और 2019 में नहीं दिया क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं आया हुआ था। क्या कांग्रेस पार्टी पहले ये जवाहरलाल नेहरू के समय से इस परंपरा का निर्वाह कर रही थी? यदि ये परंपरा का हिस्सा होता तो बिल्कुल कहा जाता कि यहां देना चाहिए। ये सरकार के ऊपर है और उसे वैसे में भी सरकार को नहीं देने की आवश्यकता थी। जब विपक्ष पहले दिन से ये कह रहा है, विपक्ष तो आज भी कह रहा है कि मैंडेट आपके लिए नहीं मिला है। अरे मैंडेट आपके लिए नहीं मिला है तो मैंडेट क्या आपके लिए मिला है क्या? जो पार्टी सारे कोएलिशन जो आपस में भी लड़ रहे हैं, देखिए ये जो प्री पोल अलायंस है उसमें कोई कोएलिशन पार्टनर एक दूसरे से खिलाफ नहीं लड़ रहा है, लेकिन ये 234 का कोएलिशन ऐसा है जो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। बाकी जगहों पर आप जरूर साथ साथ है, लेकिन ये जो 234 है वो भी जो 234 का आंकड़ा एक होमोजेनियस आंकड़ा नहीं बन करके आता है। फिर भी आप कहते हैं श्रीमती सोनिया गांधी मैंडेट जो है, अरे भाई कौन सा ये मैंडेट की परिभाषा है? मुझे तो ये जनादेश की परिभाषा बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। हाँ, आपके लिए जो ये बार बार कहा जाता है उसे दोहराना नहीं चाह रहा हूं। जो एक 25% लाने वाला विद्यार्थी को यदि 35% चला जाता है, वो पास फिर भी फेल है। 40 में पासिंग मार्क्स है, 35% भी आता है तब भी कहता है कि भाई 35% भी नहीं है। यहां तो 25 से 30% या 20 से 25% हो रहा है, 30%। नहीं, लेकिन सर ये इसलिए हो रहा है ना कि भाई 400 पार की बात करने वाले 300 तक नहीं पहुंच पाए, तो उनके पास भी ये मौका है, इसलिए सोनिया गांधी ये पत्र लिख रही हैं। 60% लाने वाला विद्यार्थी ही तो बात करेगा ना कि हम 90% लाएंगे। जो 10% पर टिका हुआ है वो विद्यार्थी 20% पहुंच गया है, आज कह रहा है कि हमारी बड़ी जीत हुई है। तो वैसा ही है, तुम फेल हो। ये क्यों नहीं कह रहे कि तुम परीक्षा में बुरी तरीके, एक नैरेटिव है जो कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो पूरे देश में व्याप्त है, वो चाहे वो जुडिशियरी से लेकर के जो है वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में वो नैरेटिव सिस्टम खड़ा किए जा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की हार। एक लाइन में विजय जी जवाब दीजिएगा कि ये अगर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी की हार हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मैं हार नहीं मानता, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नंबर गेम है। नंबर गेम में वो पूरे बहुमत के साथ वहां पर हैं, लेकिन बीजेपी की मोरल डिफीट है कि वो 400 की मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन 303 थी, उससे 63 सीटें उनकी कम हो गई। तो जाहिर है कि जनादेश में कुछ कमी आई है, ये तो मानना चाहिए ना, इस बात को समझना चाहिए कि ये बात है। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि विधानसभाओं की चर्चा करते हैं कि केरल में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, तो पूरे देश भर में विधानसभाओं में ये प्रैक्टिस नहीं चल रही, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज में चल रही। और हमेशा लेफ्ट के और कांग्रेस के मत गिनाइए, बीजेपी के भी सारे राज्यों में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तो विधानसभाओं को मत जोड़िए, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। और इसको सरकार है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और इसको देखना चाहिए कि आप जब गठबंधन में है तो आपको कैसे चलना है, ये मसला है। ये इसको हमेशा परंपरा की तरह से देखेंगे तो फैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं। एक लाइन जोड़ देता हूं, जरूरी है संदर्भ के लिहाज से। भाई
ये कब तय होता है? जब आपके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होंगे तब न कहेंगे कि उपाध्यक्ष दे दें। जब आप लड़ने को तैयार हैं, उपाध्यक्ष दे देंगे तो आप कहेंगे हमने एकदम देखो चढ़ के करा लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं हमने फाड़ दिया है नरेंद्र मोदी की छवि। तो ऐसे में कोई समझौता इस तरह का सौहार्दपूर्ण नहीं होता है। अब ये 19 और 21 की पॉलिटिक्स में इतना तो समझ में आ रहा है कि सारी बातें अगर आप नंबर के लिहाज से देखिएगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीसरी बार वो सरकार चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। और रही बात मॉरल विक्ट्री की या मॉरल डिफीट की, तो इस पे तो लंबी चर्चा हमेशा हो सकती है। हमें रुकना होगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहानी कुर्सी की में इस छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, क्या बड़े फैसले ले सकते हैं नीतीश? इस ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।